सिस्टमिक स्टैक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जो हमारी डेटा एंड स्टोरेज सिस्टम सीरीज का हिस्सा है, हम द बैकबोन ऑफ ग्लोबल स्केल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझेंगे। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज इमेजेस, वीडियोस, बैकअप्स, लॉग्स, डेटा लेक्स और लार्ज बाइनरी एसेट्स जैसी चीजों की बैकबोन होता है, जो रिलेशनल टेबल्स में फिट नहीं बैठती। इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चंस यहाँ ड्यूरेबिलिटी, मेटाडेटा सेपरेशन, नेम स्पेस डिजाइन, एक्सेस पैटर्न्स और मैसिव स्केल कॉस्ट पर आते हैं। इंटरव्यूज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज इसलिए यूजफुल टॉपिक है क्योंकि ये फाइल सिस्टम्स और ब्लॉक डिवाइसेस से उसके डिफरेंस को क्लियर करता है, इसीलिए इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पाइपलाइंस, स्टोरेज टियर्स और स्केल वर्सेस रिट्रीवल ट्रेड-ऑफ्स पर बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे फ्लैट नेम स्पेसेस और ऑब्जेक्ट से। एपीआई बेस्ड इंटरैक्शन, रिलायबिलिटी और रेप्लिकेशन, डेटा इम्यूटेबिलिटी और वर्जनिंग, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और स्टोरेज क्लासेस, सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लोज और मॉडर्न यूज केसेस से। इसके बाद हम इंजीनियरिंग से जुड़े उन गहरे ट्रेड ऑफ्स की तरफ बढ़ेंगे जो सिस्टम डिजाइन के लिए जरूरी हैं। सेशन के आखिर तक आपके पास इसके आर्किटेक्चर, ऑपरेशनल मैकेनिक्स और उन सभी जरूरी डिजाइन डिसीजंस का एक क्लियर रोड मैप होगा, जो द बैकबोन ऑफ ग्लोबल स्केल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए असल में मायने रखते हैं। हम में से ज्यादातर जो अपनी डिजिटल लाइफ को फोल्डर्स, सब फोल्डर्स और फाइल नेम्स के जरिए ऑर्गेनाइज करने के आदी हैं, जो कि वो क्लासिक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है जो हम अपने लैपटॉप्स पर देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मैसिव स्केल वेब एप्लीकेशंस की दुनिया में जाते हैं, हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर ये जाना पहचाना स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के लिए एक बॉटलनेक क्यों बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब आपके पास अरबों फाइल्स होती हैं, तो एक गहरे डायरेक्टरी ट्री में नेविगेट करना सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा ओवरहेड पैदा करता है, सिर्फ एक डेटा को ढूंढने के लिए। यहीं पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज गेम बदल देता है, जिसे हम फ्लैट नेम स्पेस कहते हैं। इसमें होम, फिर फोटोज, फिर वेकेशन, फिर बीच डॉट जेपीजी जैसे नेस्टेड पाथ के बजाय हर डेटा को एक बड़े से फ्लैट पूल में स्टोर किया जाता है और उसे एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, जिसे की कहते हैं। ये बिल्कुल होटल के कोड चेक जैसा है। आपको इस बात से मतलब नहीं होता कि कोड फिजिकली कहाँ टंगा है या उसके पास क्या रखा है। आप बस अपना टिकट देते हैं, जो कि आपकी की है, और सिस्टम सीधे आपकी चीज ढूंढ लाता है। एक कॉम्प्लेक्स डायरेक्टरी ट्री को मैनेज करने की जरूरत खत्म करके हम डेटा की वॉल्यूम बढ़ने पर भी बिना लुकअप प्रोसेस को धीमा किए इसे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट अमाउंट्स तक स्केल कर सकते हैं। अगर सब कुछ एक फ्लैट पूल में बिना किसी फोल्डर के तैर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि हम उन डिटेल्स का ट्रैक कैसे रखेंगे जो डायरेक्टरीज हमें देती थी, जैसे कि फाइल किसने बनाई या वो किस प्रोजेक्ट की है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में पाथ से ही आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हम डेटा को एक ऑब्जेक्ट नाम के एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में पैक करके इसे सॉल्व करते हैं। हर ऑब्जेक्ट 3 अलग अलग पार्ट से बना होता है। डेटा, जो एक्चुअल बाइनरी कंटेंट है, उसे ढूंढने के लिए एक यूनिक की, और सबसे जरूरी मेटाले। आप मेटाडेटा को एक बॉक्स के ऊपर लगे एक मजबूत और सर्चेबल लेबल की तरह समझ सकते हैं। इसमें फाइल टाइप, क्रिएशन डेट और यहां तक कि आपके खुद के डिफाइन किए गए कस्टम टैग्स जैसी इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डेटा के ठीक साथ स्टोर होती है, लेकिन इसे अलग से इंडेक्स किया जाता है। सिस्टम बिना फाइल को ओपन किए और उसके अंदर झांके बिना ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ और फिल्टर कर सकता है। सिंपल फाइल से इन रिच ऑब्जेक्ट्स की तरफ ये शिफ्ट ही हमें मैसिव डेटा सेट्स मैनेज करने की परमिशन देता है, और फोल्डर हियरार्की ना होने के बावजूद हमारी इंफॉर्मेशन को सर्चेबल और ऑर्गेनाइज रखता है। चूंकि हमने ऑब्जेक्ट्स के एक फ्लैट पूल के लिए ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर को छोड़ दिया है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि जब लाखों अलग अलग फाइल्स को एक ही सिस्टम में डाल दिया जाता है, तो हम इस टोटल कियोस्क को कैसे रोकते हैं। अगर हर चीज बस एक की और कुछ मेटा डेटा ही है, तो हम एक प्रोजेक्ट के डेटा को दूसरे के साथ मिक्स होने से कैसे बचाते हैं। यहीं पर बकेट, या जिसे कभी कभी कंटेनर भी कहा जाता है, का कॉन्सेप्ट आता है। एक बकेट को एक हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बिन की तरह समझे, जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करता है। हालांकि बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स अभी भी बिना फोल्डर्स के एक फ्लैट लिस्ट में स्टोर होते हैं, लेकिन बकेट खुद सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए एक फंडामेंटल बाउंड्री की तरह काम करता है। जब आप एक बकेट बनाते हैं, तो आप आमतौर पर कुछ बड़े फैसले लेते हैं। आप इसे एक यूनिक नेम देते हैं, आप तय करते हैं कि किसे इसके अंदर देखने की परमिशन है, और अक्सर आप एक फिजिकल ज्योग्राफिक रीजन चुनते हैं जहां डेटा स्टोर किया जाना चाहिए। इन टॉप लेवल कंटेनर्स का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्शन लॉग्स को यूजर प्रोफाइल पिक्चर से अलग रख सकते हैं, जिससे ये इंश्योर होता है कि बिना सब फोल्डर्स वाली दुनिया में भी हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर और सही रूल्स के हिसाब से मैनेज रहे। अब जब हमारे पास अपने ऑब्जेक्ट्स रखने के लिए ये बकेट्स हैं,
तो एक जाहिर सा सवाल आता है, कोई एप्लीकेशन असल में स्टोरेज सिस्टम से बात कैसे करता है? आपके पर्सनल कंप्यूटर पर आप बस एक फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं या किसी प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव पर सेव करने के लिए कहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज आमतौर पर लोकल डिस्क ड्राइव की तरह नहीं दिखता। इसके बजाय हम इसके साथ नेटवर्क के जरिए इंटरैक्ट करते हैं, जिसे हम रेस्टफुल एपीआई कहते हैं। इसका मतलब है कि हम स्टोरेज सिस्टम को एक लोकल हार्डवेयर कंपोनेंट के बजाय एक वेब सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड वेब रिक्वेस्ट भेजता है, खासतौर पर एक पुट रिक्वेस्ट जिसमें डेटा और की होती है। जब आपको वो वापस चाहिए होता है तो आप एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्योंकि ये सिस्टम स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एप्लीकेशन कहाँ रन हो रहा है। जब तक वो वेब की भाषा बोल सकता है, वो यूआरएल का इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटली एक्सेस कर सकता है। यही वेब बेस्ड इंटरफेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इतना फ्लेक्सिबल और ग्लोबली एक्सेसिबल बनाता है, जिससे बिना किसी लॉकिंग और परफॉर्मेंस इश्यूज के लाखों साइमल्टेनियस कनेक्शंस मुमकिन हो पाते हैं, जो अक्सर पुराने नेटवर्क अटैच ड्राइव्स में एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। चूंकि हम इन फाइल्स को इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की तरह एक्सेस करते हैं, ना कि लोकल हार्ड ड्राइव की तरह, तो ये सवाल आना नेचुरल है कि पुट रिक्वेस्ट खत्म होने के बाद आखिर उस डेटा का होता क्या है। अगर हम हार्डवेयर खुद मैनेज नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सिंगल डिस्क या सर्वर फेल होने पर हमारी फाइल सेफ है? यहीं पर ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। एक ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर आपकी ड्राइव खराब हो जाए तो आपका डेटा चला जाता है, जब तक कि आपने उसे मैन्युअली बैकअप न किया हो। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में सिस्टम को सेल्फ हीलिंग होने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं तो स्टोरेज प्रोवाइडर उसे सिर्फ एक मशीन पर नहीं रख देता, बल्कि ये तुरंत उस डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उन्हें अलग अलग फिजिकल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और अक्सर अलग अलग बिल्डिंग्स में, जिन्हें अवेलेबिलिटी जोन्स कहा जाता है। अगर एक सर्वर में हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो सिस्टम बस आपकी रिक्वेस्ट को दूसरी कॉपीज में से किसी एक की तरफ रूट कर देता है। यही डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच वजह है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए मशहूर है। ये मानकर चलता है कि हार्डवेयर कभी ना कभी तो फेल होगा ही, और इसीलिए इसका सोल्यूशन डेटा स्टोरेज और पूरे नेटवर्क के मैनेजमेंट के तरीके में ही इनबिल्ट होता है। अलग अलग सर्वर्स पर इन रिडंडेंट कॉपीज का होना सेफ्टी के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये एक ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज खड़ा करता है जो शायद एक नॉर्मल कंप्यूटर यूजर के लिए थोड़ा अजीब हो। क्या होता है जब आप वाकई में किसी फाइल को एडिट करना चाहते हैं? आपको शायद लगेगा कि आप बस एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, कुछ शब्द बदलेंगे और उसे वापस बकेट में सेव कर देंगे। लेकिन यहीं पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आर्किटेक्चर एक स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव से बिल्कुल अलग हो जाता है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें डेटा के फिक्स्ड और ना बदलने वाले यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। किसी फाइल को इन प्लेस मॉडिफाई करने के बजाय किसी भी छोटे बदलाव के लिए भी आपको पूरे ऑब्जेक्ट का एक बिल्कुल नया वर्जन अपलोड करना पड़ता है। हालांकि एक छोटे से एडिट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग सकती है, लेकिन असल में यही वो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ है जो मैसिव स्केलिंग को मुमकिन बनाता है। ये पक्का करके कि एक बार लिखे जाने के बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, सिस्टम को अलग अलग जियोग्राफिक रीजन्स में फैली कई रेप्लिकास के बीच छोटे छोटे एक साथ होने वाले अपडेट्स को कोऑर्डिनेट करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। इससे ये पक्का होता है कि हर बार जब आप कोई फाइल रिट्रीव करते हैं तो आपको एक कंप्लीट और कंसिस्टेंट वर्जन मिलता है, जिससे ग्लोबल स्केल पर डेटा इंटीग्रिटी मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। अगर हम ये मान लें कि ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं और हर अपडेट के लिए एक नई फाइल अपलोड करनी पड़ती है, तो एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, क्या हम पुराने डेटा को हमेशा के लिए खो देते हैं, या फिर हमारे पास डुप्लीकेट फाइल्स का ढेर लग जाता है जिन्हें मैनुअली मैनेज करना मुश्किल हो जाए? यहीं पर वर्जनिंग नाम का फीचर काम आता है। इसमें नई फाइल पुरानी वाली को डिलीट नहीं करती, बल्कि स्टोरेज सिस्टम दोनों को संभाल कर रखता है और ऑब्जेक्ट के हर इटरेशन को एक यूनिक वर्जन आईडी दे देता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिससे आप एक्सीडेंटल डिलीशन से बच सकते हैं या किसी डॉक्यूमेंट के पिछले स्टेट पर वापस जा सकते हैं। लेकिन हर फाइल के हर वर्जन को हमेशा के लिए रखना काफी एक्सपेंसिव और डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। इसे हैंडल करने के लिए हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। ये असल में कुछ रूल्स होते हैं जो सिस्टम को बताते हैं कि कब किसी ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सस्ते और स्लो स्टोरेज टियर में मूव करना है, या फिर कुछ दिनों बाद उसे पूरी तरह डिलीट कर देना है। वर्जनिंग और इन ऑटोमेटेड रूल्स को साथ मिलाकर हम सिक्योरिटी और रिकवरी के लिए अपने डेटा की पूरी हिस्ट्री रख सकते हैं, और साथ ही ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि सिस्टम जैसे जैसे बढ़े उसका कॉस्ट कंट्रोल में रहे। हमने अभी बात की कि पैसे बचाने के लिए डेटा को सस्ते स्टोरेज पर मूव किया जा सकता है, तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर सस्ता ऑप्शन मौजूद है तो हम कभी भी महंगे स्टोरेज के लिए पैसे क्यों देंगे? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपना डेटा कितनी जल्दी और कितनी बार एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। यहीं से स्टोरेज क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। हर डेटा एक जैसा नहीं होता। कुछ फाइल्स एक्टिव वर्क डॉक्यूमेंट्स की तरह होती हैं जिन्हें आपको हर मिनट एक्सेस करना पड़ता है। वहीं कुछ पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स की तरह होती हैं जिनकी जरूरत शायद साल में एक बार ही पड़ती हो। ज्यादातर ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइडर्स कई तरह के क्लासेस ऑफर करते हैं, जिसकी शुरुआत एक
स्टैंडर्ड टीयर से होती है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेस के लिए बनाया गया है, जहां आपका डेटा तुरंत अवेलेबल रहता है। फिर आते हैं इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टीयर्स, जिनमें डेटा स्टोर करना तो सस्ता होता है, लेकिन जब भी आप कोई फाइल रीड करते हैं तो वो एक छोटी सी फीस लेते हैं। आखिर में आता है आर्काइव स्टोरेज, जिसे अक्सर कोल्ड स्टोरेज भी कहा जाता है। ये बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन डेटा रिट्रीव करने में इसमें कई मिनट या घंटों तक का समय लग सकता है। सही क्लास चुनना एक बैलेंसिंग एक्ट है, डेटा को शेल्फ पर रखने की कॉस्ट और ज़रूरत पड़ने पर उसे वहां से निकालने की कॉस्ट और स्पीड के बीच। जब हम डेटा को डिफरेंट टीयर्स के बीच मूव करने और उसे वेब रिक्वेस्ट के जरिए एक्सेस करने की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा सवाल आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट्स इंटरनेट पर एक सिंपल वेब लिंक से एक्सेस हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया को मेरी प्राइवेट फाइल्स देखने से कौन रोक रहा है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से ज्यादातर ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्राइवेट ही होते हैं और हम एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए परमिशंस का एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यहां सिर्फ एक फोल्डर के लिए पासवर्ड नहीं होता, बल्कि हम डिटेल्ड पॉलिसीज यूज करते हैं, जिन्हें पूरे बकेट पर या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। इससे हमें एग्जैक्ट कंट्रोल मिलता है कि कौन क्या कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हम किसी एप्लीकेशन को फाइल्स अपलोड करने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन उसे डिलीट करने से ब्लॉक कर सकते हैं। हम टेम्पररी लिंक्स भी बना सकते हैं, जिन्हें अक्सर प्री साइंड यूआरएल्स कहा जाता है। ये किसी यूजर को एक स्पेसिफिक फाइल डाउनलोड करने देते हैं, वो भी सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे कि 10 मिनट। उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाता है और डेटा फिर से प्राइवेट हो जाता है। यही ग्रैन्युलर कंट्रोल हमें अलाउ करता है कि हम सेंसिटिव इंटरनल डेटा को उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिक्योरली स्टोर कर सके, जहां हम अपनी वेबसाइट की पब्लिक इमेजेस होस्ट कर रहे हैं। अब जब हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी सेट है और डेटा सुरक्षित है, तो ये सोचना नेचुरल है कि क्या ये स्टोरेज बस एक पैसिव वॉल्ट की तरह पड़ा रहता है, या ये हमारे काम में एक्टिव हिस्सा भी ले सकता है। अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां यूजर्स हजारों फाइल्स अपलोड करते हैं, तो आप अपना टाइम और रिसोर्सेज ये चेक करने में बर्बाद नहीं करना चाहेंगे कि बकेट में कुछ नया आया है या नहीं। यहीं पर आर्किटेक्चर एक सिंपल स्टोरेज से बदलकर आपके वर्क फ्लो का एक्टिव हिस्सा बन जाता है, जिसे हम इवेंट नोटिफिकेशंस कहते हैं। एक साइलेंट कंटेनर होने के बजाय ऑब्जेक्ट स्टोरेज को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि जैसे ही कोई एक्शन हो वो सिग्नल दे। उदाहरण के लिए, जब कोई नई फाइल अपलोड होती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरी सर्विस को एक सिग्नल भेज सकता है, ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क शुरू हो सके, जैसे वीडियो फॉर्मेट कन्वर्ट करना या डॉक्यूमेंट में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्कैन करना। इस इवेंट ड्रिवन अप्रोच का मतलब है कि डेटा का आना ही एक ट्रिगर बन जाता है, जिससे हम ऑटोमेटेड पाइपलाइंस बना सकते हैं, जहां स्टोरेज सिस्टम बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन या कांस्टेंट मॉनिटरिंग के प्रोसेस के अगले स्टेप्स को खुद हैंडल कर लेता है। जब हमारे पास ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जो हर नए अपलोड पर रिएक्ट करते हैं, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। अगर हम एक ही बकेट में मिलियंस या बिलियंस फाइल स्टोर कर रहे हैं, तो बिना फोल्डर्स के हम ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहेंगे या किसी स्पेसिफिक फाइल को कैसे ढूंढेंगे? आपके अपने कंप्यूटर पर आप एक हायरार्किकल सिस्टम के आदी हैं, जहां एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज इससे बिल्कुल अलग है। ये फ्लैट नेम स्पेस का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि स्टोरेज सिस्टम के अंदर असल में कोई रियल फोल्डर्स या सब डायरेक्टरीज नहीं होती। ये बस ऑब्जेक्ट्स की एक बहुत बड़ी फ्लैट लिस्ट है। चीज़ों को सलीके से रखने के लिए हम एक स्मार्ट नेमिंग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है। जब आप किसी फाइल को photos/2023/beach.jpg नाम देते हैं, तो सिस्टम असल में कोई फोटोज फोल्डर और उसके अंदर 2023 फोल्डर नहीं बनाता। इसके बजाय वो उस पूरी स्ट्रिंग को ही उस ऑब्जेक्ट का यूनिक नेम या की मान लेता है। हालांकि क्योंकि हमारे मैनेजमेंट टूल्स उन फॉरवर्ड स्लैशेस को पहचान लेते हैं, वे फाइल्स को विजुअली ग्रुप कर देते हैं, ताकि वे हमें एक रेगुलर फोल्डर स्ट्रक्चर की तरह दिखे। ये तरीका बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये हमें बिना किसी परफॉर्मेंस इशू के अनगिनत आइटम स्टोर करने की आज़ादी देता है, जो अक्सर पारंपरिक फोल्डर सिस्टम्स में डेटा बढ़ने पर आ जाती है। अगर हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्लैश वाले लंबे नामों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये तो पता चल जाता है कि चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन एक नई चुनौती सामने आती है। जब हमें किसी फाइल के बारे में कुछ ऐसा जानना हो जो उसके नाम में नहीं है, तब क्या होगा? उदाहरण के लिए, अगर आपके पास लाखों इमेजेस हैं, तो आप शायद ये जानना चाहेंगे कि उनमें से कौन सी हाई रेजोल्यूशन है या कौन सी किसी खास कस्टमर की है, और वो भी बिना हर फाइल को खोलकर चेक किए। यहीं पर मेटा डेटा काम आता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में हर फाइल सिर्फ डेटा ही नहीं होती। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें डेटा के साथ साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव लेबल्स भी होते हैं। इनमें से कुछ जानकारी सिस्टम खुद हैंडल करता है, जैसे फाइल साइज या अपलोड की तारीख, जिसे हम सिस्टम मेटा डेटा कहते हैं। लेकिन हमारे लिए असली काम की चीज है कस्टम मेटा डेटा या टैग्स। ये असल में डिजिटल स्टिकी नोट्स की तरह है, जिन्हें आप किसी ऑब्जेक्ट पर चिपका सकते हैं, ताकि उसके कंटेंट्स या पर्पस को बताया जा सके। प्रोजेक्ट अल्फा या स्टेटस रिव्यू जैसे लेबल्स के साथ टैग करके आप बाद में स्टोरेज सिस्टम को उन खास लेबल्स वाली हर चीज को ढूंढने या यहां तक कि डिलीट करने के लिए कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी सिमुलेटेड फोल्डर में क्यों ना हो। इससे हमारा डेटा सर्चेबल और मैनेजेबल हो जाता है, जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव फाइल्स में मुमकिन नहीं है।
अगर हमारे पास ये सारे टैगिंग सिस्टम्स हैं और ट्रैक रखने के लिए लाखों फाइल्स हैं, तो नेचुरल सा सवाल आता है कि इस कंटेनर की खुद की लिमिट क्या है। एक बकेट में असल में कितना डेटा आ सकता है, इससे पहले कि उसकी जगह खत्म हो जाए। अपने फोन या लैपटॉप पर आप हमेशा स्टोरेज लिमिट्स को मैनेज करते रहते हैं। पुरानी फोटोज या एप्स डिलीट करते हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके, क्योंकि फिजिकल ड्राइव की एक फिक्स बाउंड्री होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बिना किसी लिमिट के स्केल करने की काबिलियत होती है। आपको पहले से यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आपको 100 गीगाबाइट्स चाहिए या 10 टेराबाइट्स। ये सिस्टम इलास्टिक होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप डेटा ऐड करते हैं, स्टोरेज पूल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है और आमतौर पर आपसे सिर्फ उसी का चार्ज लिया जाता है जिसे आप उस समय इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चूंकि इसका आर्किटेक्चर डेटा को एक बड़े डेटा सेंटर में हजारों फिजिकल सर्वर्स पर फैला देता है, आप एक तरह से स्पेस के ऐसे समंदर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ड्राइव खरीदने के बजाय एक सर्विस इस्तेमाल करने का ये जो बदलाव है, इसी की वजह से छोटे स्टार्टअप्स भी ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जितना डेटा स्टोर कर पाते हैं और उन्हें कभी भी डिस्क फुल एरर की वजह से काम रुकने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जैसा कि हमने अभी बात की, इन्फिनिट स्केल पाने के लिए हमारा डेटा हजारों फिजिकल सर्वर्स पर फैला हुआ होता है। अब इससे रिलायबिलिटी को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। जब इतने सारे अलग अलग हार्डवेयर इन्वॉल्व हो, तो हम कैसे पक्का कर सकते हैं कि अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाए या हार्ड ड्राइव फेल हो जाए तो हमारी फाइल सेफ रहेंगी। एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर की डिस्क खराब हो जाए तो आपका डेटा चला जाता है, जब तक कि आपने खुद उसका बैकअप ना लिया हो। लेकिन ऑब्जेक्ट स्टोरेज को बनाया ही इस सोच के साथ गया है कि हार्डवेयर तो कभी ना कभी फेल होगा ही। इससे बचने के लिए सिस्टम रिडंडेंसी का इस्तेमाल करता है, जहां ये आपके डेटा की मल्टीपल कॉपीज ऑटोमेटिकली बना देता है और उन्हें अलग अलग फिजिकल मशीन्स पर, डेटा सेंटर के अलग अलग हिस्सों में या यहां तक कि अलग अलग शहरों में स्टोर कर देता है। इससे ड्यूरेबिलिटी का एक ऐसा लेवल मिलता है जो कोई भी अकेला कंप्यूटर कभी नहीं दे सकता। सिर्फ एक डिस्क की हेल्थ पर निर्भर रहने के बजाय आपका डेटा इसीलिए बच जाता है क्योंकि वो एक साथ कई जगहों पर मौजूद होता है। अगर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक कॉपी नहीं मिल पाती, तो सिस्टम बस किसी दूसरे हेल्दी सर्वर से दूसरी कॉपी उठा लेता है और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता कि कोई प्रॉब्लम हुई थी। ये आर्किटेक्चर असल में अनरिलायबल हार्डवेयर के कलेक्शन को आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक मजबूत तिजोरी जैसा बना देता है। जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि एक सिंगल डिस्क खराब होने से हमारा डेटा गायब नहीं होगा, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक सर्वर की नहीं, बल्कि उस पूरी बिल्डिंग की हो जहां वो सर्वर्स रखे हैं? अगर पूरे शहर में पावर आउटेज हो जाए या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो स्पेसिफिक डेटा सेंटर ही प्रभावित हो जाए, तो क्या आपकी फाइल्स तब तक लॉक रहेंगी जब तक बिजली वापस नहीं आती? यहीं पर हम ड्यूरेबिलिटी यानी डेटा ना खोना से आगे बढ़कर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जिसका मतलब है डेटा को हर वक्त एक्सेस कर पाना। इसे सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइडर्स आपकी रिडंडेंट कॉपीज को बस एक ही कमरे में नहीं रखते, वो अवेलेबिलिटी जोन्स नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये अलग अलग फैसिलिटीज होती हैं जो अक्सर एक दूसरे से मीलों दूर होती हैं और हर एक का अपना इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग और नेटवर्किंग सिस्टम होता है। जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो सिस्टम उसे इन अलग अलग जोन्स में सिंक्रोनाइज कर देता है। तो अगर एक फैसिलिटी पूरी तरह ऑफलाइन भी हो जाए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके रिक्वेस्ट को दूसरी लोकेशन वाली कॉपी पर रीडायरेक्ट कर देता है। आपको अपना कोड बदलने या सेटिंग्स अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड में ये स्विच खुद संभाल लेता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है, चाहे किसी डेटा सेंटर में कोई भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए। इन सब सेफगार्ड्स के बावजूद, जो हमारे डेटा को हार्डवेयर फेलियर्स या रीजनल आउटेजेस से बचाते हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है। क्या होगा अगर गलती टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि ह्यूमन एरर की वजह से हो? आप सोच रहे होंगे कि क्या उन मोमेंट्स के लिए कोई सेफ्टी नेट है जब आप गलती से किसी क्रिटिकल फाइल को ब्लैंक वर्जन से ओवरराइट कर देते हैं या फिर उस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं जिसकी आपको वाकई ज़रूरत थी? एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में एक बार आपने डिलीट दबाया और ट्रैश एम्प्टी किया, तो वो डेटा आमतौर पर हमेशा के लिए चला जाता है, जब तक कि आपके पास कोई अलग बैकअप ना हो। यहीं पर ऑब्जेक्ट स्टोरेज का आर्किटेक्चर एक बहुत ही क्लेवर फीचर ऑफर करता है, जिसे वर्जनिंग कहते हैं। जब आप सेम नेम के साथ एक नया वर्जन अपलोड करते हैं, तो एग्जिस्टिंग फाइल को रिप्लेस करने के बजाय सिस्टम को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वो पुराने वर्जन को सुरक्षित रखे और उसे नए वाले के नीचे टक कर दे। हर वर्जन को अपनी एक यूनिक आईडी मिलती है, जिससे आप ट्रैवल बैक इन टाइम करके उस ऑब्जेक्ट की पुरानी स्टेट को रिट्रीव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए, तो सिस्टम असल में डेटा इरेज नहीं करता, वो बस उसके ऊपर एक डिलीट मार्कर लगा देता है। आप बस उस मार्कर को हटा सकते हैं या अपनी एप्लीकेशन को पुराने वर्जन पर पॉइंट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टोरेज ना सिर्फ टूटी हुई हार्ड ड्राइव से, बल्कि सिंपल ह्यूमन मिस्टेक से भी रिजिलियंट बन जाता है।
अब जब हमें पता है कि हम लगभग अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं और हर फाइल का हर वर्जन हमेशा के लिए रख सकते हैं, तो शायद आप कॉस्ट और इतने सारे डिजिटल क्लटर के बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। अगर हम हर ड्राफ्ट और हर बैकअप को कई ग्लोबल डेटा सेंटर्स में सेव कर रहे हैं, तो हम अपने बिल को फटने से या स्टोरेज को एक बड़ा कचरा घर बनने से कैसे बचाएं? यहीं पर सिस्टम की इंटेलिजेंस काम आती है, जिसे हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें आपको रोज खुद बैठकर यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या डिलीट करना है या कहाँ मूव करना है। आप बस कुछ ऑटोमेटेड रूल सेट कर देते हैं जो आपके डेटा के लिए क्लीनिंग क्रू की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप तय कर सकते हैं कि कोई फाइल पहले 30 दिनों के लिए हॉट है, यानी उसे जल्दी एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद सिस्टम उसे अपने आप एक कूल स्टोरेज टियर में भेज सकता है, जो काफी सस्ता होता है क्योंकि उसका हार्डवेयर ऐसे डेटा के लिए बना होता है जिसे अक्सर नहीं देखा जाता। और अगर डेटा 1 साल पुराना हो जाए, तो लाइफ साइकिल पॉलिसी उसे ग्लेशियर या आर्काइव टियर में डाल सकती है, जहां रखने का खर्चा लगभग जीरो होता है, या फिर पुराने वर्जन्स को परमानेंटली डिलीट भी कर सकती है। इससे आप अपनी इन्फिनिट स्टोरेज की जरूरत और अपने बजट के बीच एक सही बैलेंस बना पाते हैं। अब जब हमारा डेटा अच्छी तरह से टियर्ड और आर्काइव हो गया है, तो एक जरूरी सवाल उठता है उन गेट्स के बारे में जो हम इसके चारों ओर लगाते हैं। अगर हमारा बकेट इंटरनेट पे पहुंचा जा सकता है, तो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को किसी के भी हाथ लगने से क्या रोकता है? आपको शायद लगता होगा कि क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज को मैसिव स्केल और वेब एक्सेस के लिए बनाया गया है, तो इसे लॉकडाउन करना मुश्किल होगा। लेकिन असलियत इससे एकदम उलट है। यहीं पर सिक्योरिटी पॉलिसीज और एक्सेस कंट्रोल्स काम आते हैं। डिफॉल्ट रूप से ज्यादातर मॉडर्न ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम्स प्राइवेट बाय डिजाइन माइंडसेट के साथ बनाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप एक नया बकेट बनाते हैं, तो कोई भी, यहाँ तक कि आपके साथ काम करने वाले भी, ये नहीं देख सकते कि अंदर क्या है, जब तक कि आप उन्हें खुद स्पेसिफिक एक्सेस ना दें। हम इसे डिटेल्ड परमिशन डॉक्यूमेंट्स के जरिए मैनेज करते हैं, जिन्हें पॉलिसीज कहा जाता है। ये आपको बहुत स्पेसिफिक होने की आज़ादी देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यूजर ए सिर्फ फाइल्स को रीड कर सकता है, जबकि यूजर बी उन्हें डिलीट कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ तभी जब वो ऑफिस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हों। इस लेवल की प्रिसिशन का मतलब है कि आप पूरी दुनिया के साथ एक सिंगल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, जबकि बकेट के बाकी करोड़ों ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह इनविजिबल रख सकते हैं। इससे ये पक्का होता है कि ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी के चक्कर में आपकी प्राइवेसी से कभी समझौता ना हो। जब हम अपनी डेटा को सिक्योर कर लेते हैं और एक्सेस रूल सेट कर लेते हैं, तो हम आखिरी पहेली पर पहुंचते हैं कि कैसे ये पूरा आर्किटेक्चर हमारी आज की डिजिटल दुनिया को चला रहा है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या आपने कभी अपनी रोजाना की जिंदगी में ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इस्तेमाल किया है। हकीकत तो ये है कि ये लगभग हर बड़ी सर्विस के पीछे का एक साइलेंट इंजन है। जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं, या फिर अपने फोन के मैसेजेस का बैकअप लेते हैं, तो वो फाइल्स किसी एक कंप्यूटर के ट्रेडिशनल फोल्डर में नहीं बैठी होती, वे एक ऑब्जेक्ट स्टोर में होती हैं। इसके फ्लैट स्ट्रक्चर, मेटा डेटा और इन्फिनिट स्केल की वजह से, जिसकी हमने चर्चा की है, डेवलपर्स ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो करोड़ों लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि डिस्क स्पेस खत्म हो जाएगी या कोई फाइल खो जाएगी। इसने स्टोरेज को एक मुश्किल हार्डवेयर प्रॉब्लम से बदलकर एक सिंपल और रिलायबल यूटिलिटी बना दिया है, बिल्कुल आपके घर की बिजली की तरह। फिजिकल ड्राइव्स को मैनेज करने की टेंशन को खत्म करके और उसकी जगह इस फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम को लाकर ऑब्जेक्ट स्टोरेज इंटरनेट की बुनियाद बन गया है, जो हमें पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन स्टोर करने और उसे कहीं भी कभी भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेस करने की सहूलियत देता है। तो इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज की दुनिया के अपने इस एक्सप्लोरेशन के आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे ट्रेडिशनल हायरार्किकल फोल्डर से हटकर एक फ्लैट नेम स्पेस और रिच मेटाडेटा का इस्तेमाल करके हम उस स्केल पर डेटा मैनेज कर सकते हैं जो पहले मुमकिन ही नहीं था। इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक फिजिकल ड्राइव से डीकपल करके हमें मिली है वर्चुअली इन्फिनिट कैपेसिटी, ग्लोबल अवेलेबिलिटी और ऑटोमेटेड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की इंटेलिजेंस। ये साफ है कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिर्फ फाइल्स डंप करने की जगह नहीं है, ये मॉडर्न वेब के लिए एक सोफिस्टिकेटेड मैनेजमेंट लेयर है। खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आप 10 साल के डेटा के लिए ग्लोबल आर्काइव डिजाइन कर रहे हो, तो आप अपनी मेटा डेटा और लाइफ साइकिल पॉलिसीज को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे ताकि वक्त के साथ वो सर्चेबल भी रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी?